नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। शाम के 4 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हमारे खास कार्यक्रम 4 का चक्रव्यूह में आज उन बड़े मुद्दों को ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ एक बार फिर हम आप तक पहुंचाएंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे है, या जो आवाज सरकार तक, शासन तक, प्रशासन तक नहीं पहुंच रही। हाथरस में 14 सितंबर को युवती से गैंगरेप किया गया। आज उसकी जान चली गई, मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है जिसमें बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। इस खबर पर हमारे साथ दिल्ली से सव्यसाची जुड़ेंगे, लखनऊ से विजय मिश्रा होंगे, हाथरस से पीएन शर्मा भी जुड़ेंगे जो कि एक्सक्लूसिव जानकारी देंगे। अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा और गंभीर मामला, और अब इस मामले में सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही नहीं हो रही बल्कि उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। हाथरस जिले के खामोशी और मातम और सन्नाटा पसरा है। हाथरस का वो जिला है, नाम है बूलगढ़ी। गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। नेताओं का फिर भी आना जाना जारी है। काश ये सक्रियता, ये जागरूकता पहले होती तो शायद हाथरस की बेटी आज जिंदा होती। 14 सितंबर को हाथरस जिले के चंदपा थाने के गांव बूलगढ़ी में जिस दलित युवती का कथित तौर पर गैंगरेप और उसके साथ दरिंदगी हुई थी, आज सुबह दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसने आखिरकार दम तोड़ दिया। 15 दिन तक वो जिंदगी और मौत से जूझती रही, लेकिन दरिंदों ने उसका ऐसा बुरा हाल किया था कि डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। हाथरस की बेटी की मौत के बाद अब यूपी में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती समेत कई विपक्षी पार्टियों ने सीधे योगी सरकार पर निशाना साधा है। उधर पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग भी अब तेज हो रही है। लोगों ने ट्विटर पर हैशटैग अभियान छेड़ दिया है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद युवती के साथ कितनी बर्बरता की गई इसका भी खुलासा होगा, लेकिन इसमें सबसे अहम पहलू है कि जब यह प्रकरण हुआ उसके बाद पुलिस की सक्रियता तो छोड़िए, पुलिस की लापरवाही उजागर हुई। किसी एक को गिरफ्तार किया तो धारा कुछ और थी, बाद में धारा बदलकर उसे 307 में किया गया। उसके बाद बाकी 3 अन्य आरोपियों में से एक एक करके गिरफ्तारी होती रही, और यहां पर सबसे संदेहास्पद पुलिस की भूमिका है। एक तरफ इतनी खौफनाक वारदात, लेकिन उस पूरे प्रकरण को दबाने, छिपाने या फिर मैनेज करने की कोशिश की गई, और उसका खामियाजा कि आज फिर से एक बार वहीं सवाल खड़ा है कि सरकारें बदल सकती हैं, क्या तंत्र सुधरेगा, क्या महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों पर कानून का कोई खौफ होगा। हमारे सहयोगी विजय मिश्रा हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं। विजय, ये बहुत ही गंभीर मामला, और अब इस मामले पर राजनीति भी हो रही, और विपक्ष के पास अधिकार है वो मुद्दा उठाएगा भी, क्योंकि बीजेपी भी कभी उठाती थी मुद्दे ऐसे, या तमाम जगहों पर आज भी उठाती है। ये पूरा प्रकरण साफ तौर पर जाहिर करता है कि ना तो ऐसी घटनाओं पर लगाम लग रही, ना महिलाओं के प्रति नजरिया बदल रहा, और उनके प्रति ना सिर्फ दुष्कृत्य करने की मंशा है बल्कि उसके बाद शासन प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। पुलिस महकमा एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, और अब सारी बात सरकार की तरफ जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यहाँ पर जब योगी सरकार आई थी तो इसी बात को ही लेकर के आई थी, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी शासन काल में यहाँ पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हुआ था, और इन्हीं भाजपा के नेताओं के जरिए से इस पूरी सरकार को लेकर के लगातार बयान होते थे, धरना प्रदर्शन होते थे, विधानसभा का घेराव होता था, तो कानून व्यवस्था को ही लेकर के सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सवाल खड़े हुए थे, और इन्हीं सवालों के जवाब में जनता ने भाजपा सरकार को चुना था। हालांकि मुख्यमंत्री की शपथ हमें याद है, और शपथ के बाद वो पहला भाषण भी मुझे याद है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए नजर आए थे कि यहाँ पर अपराधी या तो छोड़ करके इस पूरे उत्तर प्रदेश को भाग जाएंगे, यहाँ पर अपराध होना कम हो जाएगा, या फिर उन्हें सरेंडर कर देंगे, या फिर उनका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। जाहिर है कि सरकार ने शुरुआती दौर में कुछ अभियान भी चलाया, और उसी दौरान फिर एक नया कार्यक्रम यहाँ पर जब चला था, जब यहाँ पर शोहदों की छेड़खानी को रोकने के लिए बाकायदा ऑपरेशन मजनू चलाया गया था, जिसमें काफी संख्या में पुलिसकर्मी सादे ड्रेसेस में इस स्कूल के आसपास
पास, या तमाम ऐसी चीजें की गई थी। हालांकि शुरुआती दौर में ये सारी चीजें दिखी भी थी और सरकार की काफी चर्चा भी हुई थी, सरकार इन सब विषयों को लेकर काफी चर्चा में है, लेकिन समय अवधि बीतने के साथ साथ ढाक के वही तीन बात, यानी हालात फिर वैसे के वैसे ही हो गए, कानून व्यवस्था फिर उसी तरह पटरी पर धीरे धीरे जो चल रही थी वो उतर गई। और आप एनसीआरबी की रिपोर्ट अगर देख लें उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा इस सरकार में रिकॉर्ड इस बात को है कि महिलाओं से जुड़े हुए अपराधों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है। उसका कारण क्या है ये सरकार जवाब नहीं दे पा रही, लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं, चाहे हम उन्नाव की घटना को देख लें कि जो घटनाएं हुई हैं वो ऐसी ही हुई हैं, यानी गैंगरेप की घटना, या फिर जब एक लड़की ने खुद को जलाकर के मार देना, या इस तरह से हत्या कर देना, लगातार घटनाएं जो है बढ़ती हुई। और ये घटना जो हाथरस में हुई है वो कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार कर रही है। बिल्कुल सही कहा विजय कि ऐसी घटनाएं मानवता को ही शर्मसार करती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि सियासत कभी रुकती नहीं है। सारे दल कमोबेश इस पर इसी तरीके से घिरते हैं। आज अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ऐसी सत्ता से कोई उम्मीद नहीं। दिल्ली की घटना में उन्हीं की सरकार से उम्मीद नहीं थी, ये दिल्ली वालों ने भी देखा, महसूस किया। इसके पहले भी तमाम घटनाएं हैं, लेकिन अपना अपना बचाकर या अपने अपने इलाके के हिसाब से, राज्य के हिसाब से राजनीति चलती रहती है। विजय हमारे साथ आप बने रहिए। पीएन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं हाथरस से। पीएन शर्मा, बहुत ही गंभीर घटना, और इस पूरे घटनाक्रम में जिंदगी और मौत की लड़ाई के बीच में वो पीड़िता तो चली गई, लेकिन अब यहां पर उन लोगों पर सवाल है जो लोग वहां पर पंच परमेश्वर बनकर बैठ जाते हैं। ऐसे इलाकों में उन लोगों की भूमिका, सबसे बड़ी बात कि पूरा मामला खुद पुलिस के संज्ञान में था, गिरफ्तारी में भी विलंब, उसके बाद मुकदमा किस धारा में लिखा जाएगा इसको लेकर भी लीपापोती है, और अब यह तर्क दिया जा रहा कि सब गिरफ्तार हो गए, एक्शन हो रहा। शुरुआत से कितने लूप होल्स हैं पुलिस की इस कहानी में, और कौन बचा रहा था, क्यों बचा रहा था, क्या इतने दबंग हैं जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया और इस हद तक क्रूरता की, उसका परिणाम जानते होंगे शायद, लेकिन फिर भी की। जी बिल्कुल अतुल जी, मैं आपको बता दूं जो मामला था वो 14 तारीख का था। 14 तारीख को मामला दर्ज कराया गया था, और जो 14 तारीख को मामला पूरा एक मारपीट के मामले में दर्ज किया गया था। मारपीट जब मामला दर्ज किया गया उसके 8 दिन बाद एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें लड़की का बयान आया था कि 3 लोगों के और उसके साथ में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। तो 22 तारीख को ये मामला दर्ज हुआ। जेएनयू मेडिकल में उसका इलाज चल रहा था। मेडिकल इलाज के बाद आज ये कह सकते हैं सफदरगंज दिल्ली में उसकी डेथ हो गई। हालांकि जब मौत की खबर के बाद में एक पूरे इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे गाड़ियां हैं, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएम सभी यहाँ मौके पर नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं क्या रहेगा इसका। इस बीच में वहां पर नेताओं के, कार्यकर्ताओं के, अलग अलग पार्टियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। सीमाएं बहुत संभव इसी वजह से सील की गई थी। अभी इसको लेकर क्या स्थिति है, किस तरीके की अपडेट्स है, क्या तमाम दल के लोग अभी भी पहुंचना चाहते हैं? जी बिल्कुल, कुछ नेताओं के पहुंचने की यहाँ खबर है। जैसे पीएल पुनिया को भी रोका गया है। भीम आर्मी के नेता जो रावण थे वो भी आना चाह रहे थे यहाँ पे, और जो अलीगढ़ के चौरा जीवन नेता हैं वो उनका भी एक अच्छा खासा बयान रहा है, और जगह जगह इनके धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वाल्मीकि समाज द्वारा किया जा रहा है। ये कह सकते हैं इस समय नेता तो नहीं, लेकिन अधिकारी पूर्ण रूप से यहाँ नजर आ रहे हैं। पूरे गाँव को छावनी में तब्दील किया गया है, और जो परिवार की सुरक्षा है वो भी बनाई जा रही है, और कह सकते हैं अनुदान भी दिया गया है। पीएन शर्मा हमारे साथ आप बने रहिए। विजय का एक बार फिर से मैं रुख करता हूं। विजय, राजनीति तो होनी ही थी, मौका लगा है तो राजनीति करने से कौन बाज आएगा। सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से घटना अंजाम दी गई है, खौफ तो कोई नहीं है, लेकिन अब यहां पर यह मामला जब प्रकाश में आ गया और खुद सरकार को यह एहसास हो गया कि हाँ मामला कितना गंभीर है, क्या लखनऊ में हलचल है, किस तरीके से वहां से कुछ आदेश दिया गया है, क्या कुछ इसकी जानकारी? बिल्कुल, लखनऊ में बिल्कुल हलचल है, और जाहिर है कि यहाँ पर जो बड़े सियासी चेहरे थे वो इस पूरे मामले को लेकर के लगातार सरकार को घेर रहे हैं, और यही वजह है कि इस पूरे मसले को लेकर के मुख्यमंत्री ने सीधे डीजीपी साहब से बात की है, और इस पूरे विषय को लेकर के त्वरित अपराधियों के ऊपर एक्शन और वहाँ पर त्वरित जो राहत हो सकती है उसके लिए आदेश दिया गया है। और यही वजह है कि जो अधिकारी अपने ऑफिस में भी पीड़ितों से नहीं मिलते हैं, वो ऑफिसर्स, वो अधिकारी इस समय उस पीड़िता के दरवाजे पर खड़े नजर
नजर आ रहे हैं। यही एक्शन अगर पुलिस की तरफ से पहले दिन से दिखाया गया होता, यही एक्शन इन अधिकारियों से पहले दिन से दिखाया गया होता, तो मुझे लगता नहीं कि पीड़िता की आज मौत होती, क्योंकि यहां पर शुरू से ही लापरवाही जो है वो दिख रही है। घटना 13 तारीख की है और आज अगर हम देखें तो 30 तारीख, यानी जो एक गैप है करीब 18 दिन का, आप देख सकते हैं जी। वो उस गैप में अगर हम बात करें तो शुरू से ही अगर सफदरगंज अस्पताल या फिर किसी बड़े अस्पताल के लिए यहां पर अधिकारी ने रेफर किया होता तो मुझे लगता नहीं कि यहां पर पीड़िता की मौत होती और उसे अच्छा इलाज मिलता और जो चीजें थी वो यहां पर बाहर आ पाती। हालांकि यहां पर घटना किस तरह से, घटनाक्रम किस तरह से था, वहां पर विपक्ष में या जिन लोगों ने घटना की वो लोग कौन थे जिसके दबाव में अधिकारी आए हुए थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अधिकारी पहले एक्शन में क्यों नहीं आते हैं। जब लोग शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचते हैं उस समय एक्शन में क्यों नहीं आते। उत्तर प्रदेश के थाने के हालात में आपको अतुल बता दूं कि आप चले जाइए, अपने तहरीर को दीजिए, आपकी तहरीर दर्ज ही नहीं होगी, आपकी एफआईआर दर्ज ही नहीं होगी। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, पुलिस आपको टहलाएगी, लगातार आपको टहलाएगी और वहीं पर आप अगर कुछ पैसों की बात करनी शुरू करते हैं तो तब कहीं जाकर के उत्तर प्रदेश में पुलिस एक्शन पे आती है। और यही हालात है, वसूली के इस तरह के हालात है कि आप महोबा की घटना देख सकते हैं कि बाकायदा पुलिस इसलिए नहीं लगी है कि आपकी सुरक्षा हो सके, आपको सुरक्षा दी जा सके। पुलिस इस वजह से इसमें काम करे कि कहां से कितनी वसूली आ सकती है, कौन से केस में किससे कितना पैसा लिया जा सकता है, कौन है जो यहां पर 2 नंबर का काम कर रहा है, उस पर ज्यादा फोकस रहता है पुलिस का। और पुलिस के विजय देखिए ये सारा जो है ना वो कोई नया नहीं है और उसमें मैं तो फिर भी कहूंगा कि किसी सरकार को हम क्या ही दोष दें, जबकि नैतिकता मर चुकी है और पुलिस में भी इंसानी काम करता है तो फितरत तो कहीं ना कहीं दिखती है। लेकिन कुछ गंभीर ऐसे मामले होते हैं, खासतौर से महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसमें उम्मीद की जाती है कि कम से कम मानवता तो दिखेगी। यहां सरकार पर जितने सवाल हैं उतने ही सवाल समाज में भी हैं, लेकिन पुलिस ऐसे मामलों में भी बचाने की कोशिश करती है, पैसे कमाने की कोशिश करती है, यह समझ से परे है। जबकि उन्हें भी पता है कि कल को मामला अगर खुलेगा तो बचने वाला कोई नहीं है, जिम्मेदारी तय होगी, जरूर होगी, लेकिन फिर भी उन्हें डर नहीं है। बचाने में इतनी ज्यादा उनको खुशी मिल रही या कुछ और मिल रहा। देखिए यहां 2 बातें हैं अतुल और इन दोनों ही बातें इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसकी वजह से सारा सवाल जो है वो सरकार के ऊपर खड़ा होता है। आपको बता दें कि यहां पर ऊपर से आदेश है कि एफआईआर जो है वो दर्ज ही ना हो और उसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर एफआईआर दर्ज होगी तो आपके पेपर वर्क होगा और पेपर वर्क में यह बात आ जाएगी कि इस पूरे मसले पर आपने अब तक क्या कार्रवाई की और टाइम बाउंड जो टाइम था उसमें पुलिस ने क्या एक्शन लिया। दूसरा सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं कि अपराध जो लगातार बढ़ते हैं उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब अपराध दर्ज नहीं होता, पेपर वर्क नहीं होता तो पुलिस नियम और कानून का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता, उसको वो अपने तरीके से उसमें एक्शन लेने की कोशिश करती है। और सबसे बड़ा कारण जो है इन पुलिसों का पुलिस अधिकारियों बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर वाकई ऊपर से अधिकारियों के आदेश इतने पुख्ता होते और पुलिस कर्मियों को एहसास होता तो शायद कम से कम ऐसे मामले में तो लीपापोती नहीं करते या कुछ कमाने की कोशिश नहीं करते। विजय हमारे साथ आप बने रहिए, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। दिल्ली से मेरे सहयोगी सव्यसाची हमारे साथ जुड़ गए हैं। सव्यसाची, एक बड़ी घटना, कुछ निर्भया जैसा ही प्रकरण और निर्ममता क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। अंततः जो पीड़िता थी वो हार चुकी है जिंदगी से अपनी जंग, लेकिन सवाल बहुत सारे खड़े और राजनीति भी शुरू हो गई। इसमें आखिरी में कटी जुबान से इशारों में जो उसने कहा है अधिकारियों को, वो दास्तान कितनी दर्द भरी है और कितनी पीड़ा उसने सही, कैसे बयां किया। जी बिल्कुल, जो घटना हुई है एकदम निंदनीय घटना है और इस घटना को लेके पूरे देश में अभी काफी आक्रोश का माहौल चल रहा है। इस समय मैं दिल्ली के विजय चौक पे खड़ा हूं और कुछ ही देर पहले ही यहाँ पे कांग्रेस के नेताओं द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा था इस घटना के विरोध। कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया और उदित राज यहाँ पे मौजूद थे और अपने समर्थकों के साथ यहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इस मामले के खिलाफ। देखिए कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई है, चाहे वो पुलिस की तरफ से हो और चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, और कहीं ना कहीं बहुत पहले ही पीड़िता को शिफ्ट कर दिया जा सकता था, दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में उसकी जान बचाई जा सकती थी। तो काफी तौर से नेग्लिजेंस की गई है और इस मामले में पूरी
इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ बेसिकली लूपहोल्स हुआ है, क्योंकि अभी जो सरकार का स्टेप है कि वो फास्ट ट्रैक में करना चाहती है केस और 10 लाख फैमिली को देना चाहती है, बट वो सब बाद में है। बट ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सबसे बड़ा सवाल कि ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों होती है। सो ये सरकार को अपने को इनको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन से लेके पूरी मामले की जानकारी करनी पड़ेगी। बड़ी बात कही आपने, और आपने बताया कि पुयल पुनिया और उदित राज वहां पर पहुंच गए, यानी दलित की राजनीति भी अब शुरू हो गई है। विडंबना यही है सव्यसाची कि असल में किसी भी लड़की, किसी भी युवती, किसी भी महिला के साथ अगर यह घटना हो तो वो उतनी ही निंदनीय है जो किसी दलित के साथ हो या किसी भी वर्ग के साथ हो। लेकिन इसी पर राजनीति चलती है और सभी कहीं ना कहीं इस पर राजनीति करते रहे। सव्यसाची, इन राजनीति के पहलुओं से इतर, जैसा आपने कहा कि पहले भी शिफ्ट किया जा सकता था, आपकी डॉक्टर से क्या बात हो पाई है? क्या परिवार वालों ने कुछ बताया? क्योंकि जो इंजरीज थी, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन शुरुआती दौर से उस पीड़िता की थी। जीभ काटी गई थी, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई थी, यानी मौत के बिल्कुल करीब लाकर या फिर मार देने की ही मंशा से सब कुछ किया गया था। फिर भी इस अस्पताल तक आते आते इतना समय बीत जाना, आखिर इसके पीछे क्या वजह थी? डॉक्टर्स ने सवाल भी जनरेट किया होगा। देखिए, जब मैं सफदरजंग हॉस्पिटल गया था और डॉक्टर से कोशिश की बात करने के लिए, उन्होंने यही कहा था कि काफी इंटरनल इंजरीज थी और जो एक्सटर्नल, जैसे उनका स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी, उसके समेत इंटरनल इंजरीज बहुत थी और अगर उनको टाइम से शिफ्ट कर दिया जाता तो काफी हाई चांसेस थे कि उनको बचाया जा सके। तो आप अगर देखिए कि उनको अलीगढ़ से कब शिफ्ट किया गया, जब उनकी हालत एकदम खराब हो गई थी और हॉस्पिटल प्रशासन कुछ कर नहीं सकता था, तब उन्होंने सफदरजंग शिफ्ट किया, जिसके बाद यहाँ के डॉक्टर्स के पास कुछ ज्यादा करने को नहीं था और उनके जो परिवार और उनके भाई माँ यहाँ पे जो है वो एकदम टूट चुके हैं इस हालात को देखते हुए, क्योंकि लाइक इट इज मैंडेटरी कि कोई भी किसी के साथ भी किसी के परिवार एकदम शॉक में चले जाएंगे इस हालत को देखते हुए। और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा बैक वही प्रशासन के ऊपर लेके जाता है कि कहाँ लापरवाही हुई। सव्यसाची का आखिरी सवाल, उसी सवाल में दो चीजों को मैं क्लब करना चाहूंगा। सवाल ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है कब तक, और दूसरा कि आपने कहा कि परिवार वाले पूरी तरह से टूट चुके हैं, टूटना लाजमी था, घटना पता चलते ही टूटे होंगे और तिल तिल टूटे होंगे अपनी बेटी को, अपने उस परिवार की सदस्या को तड़पते हुए देखते हुए। यहां पर उन लोगों ने क्या कुछ और सवाल खड़े किए हैं? उन दबंगों को लेकर पुलिस का रवैया क्या था? क्यों आखिर ये लापरवाही बरती गई? कोई ये बात निकल कर आई? देखिए, उनसे फैमिली से फिलहाल अभी उतनी बातें नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो फिलहाल हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है और हॉस्पिटल सिक्योरिटी भी वहां पे मौजूद है और मीडिया अट्रैक्शन से उनको दूर रखा जा रहा है, क्योंकि इस समय क्योंकि सेंसिटिव मामला है तो इसलिए प्रशासन की तरफ से भी उनको सुरक्षा दी जा रही है। और जहां हॉस्पिटल प्रशासन की बात करें तो कुछ ही देर बाद जो शाम के वक्त में पोस्टमार्टम स्टार्ट होने वाला है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली है, जिसके बाद जो रीजन टू डेथ है वो सामने आएगा। हालांकि इस मामले को देखे देश की राजधानी में काफी आक्रोश है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे कांग्रेस के नेता आए थे, उनको डिटेन किया गया। उनको डिटेन करने के बाद तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में उनको ले जाया गया। तो काफी यहाँ से अराउंड 20 से 30 कांग्रेस के कार्यकर्ता थे विजय चौक, क्योंकि आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक एकदम मेरे पीछे है और ये हाई सेंसिटिव एरिया है, तो यहाँ पे आके प्रदर्शन करना आप समझ सकते हैं कि काफी आक्रोश का मामला है पूरे देश में और बड़े बड़े नेता इसको लेके ट्वीट कर रहे हैं और प्रशासन के खिलाफ। बिल्कुल सही कहा सव्यसाची आपने कि प्रशासन के खिलाफ अब मोर्चा नेताओं ने खोल दिया है, पार्टियों ने खोल दिया है। मौका भी है, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि सबने, कोई एक दल नहीं, सबने इस मौके को तलाशने की हमेशा से कोशिश की है और इसी तरीके की मानसिकता है तो आगे भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सव्यसाची हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विजय, यहां पर हमारे सहयोगी सव्यसाची ने जो जानकारी दी है, देखिए कभी बीजेपी में राजनीति करने वाले अब दलितों की राजनीति करने के लिए किसी और पार्टी में चले गए हैं। नाम है उदित राज, वो भी प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। बहुत सारे नेता हैं, पीएल पुनिया भी हैं वहां पर। और उसमें आप देखिए कि सबसे अहम बात कि मायावती जहां सरकार पर निशाना साध रही है, तो आम आदमी पार्टी के प्रभारी जो हैं संजय सिंह, वो निशाना साध रहे हैं मायावती के ऊपर। यानी सब एक दूसरे से अलग हटकर अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई दलितों का बहुत सालों तक मसीहा रहा, कुछ नए मसीहा पैदा होने वाले हैं।
सवाल फिर भी वहीं बना रहेगा। मसीहा बदल सकते हैं सत्ता में, लेकिन उनके आने के बाद परिस्थितियां नहीं बदल रही। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यही उदित राज अभी तक जब भाजपा में थे तब इनकी बोली दूसरी थी और आज इनकी बोली दूसरी है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भाजपा में जो शुरुआत में इन्हें जिस तरह से बुलाया गया और उसके बाद फिर इन्हें निगलेक्ट किया गया था, उसके बाद इन्होंने भाजपा छोड़ दी थी। बाकी और नेताओं की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि अपने समय सुविधा के अनुसार सभी राजनेता सब एक तरह से आरोप प्रत्यारोप और सारी चीजें करते हैं और इस समय मौका भी सभी को मिला है और यही वजह है जिसकी वजह से सभी नेता जो हैं वो अपने अपनी तरह से इस पूरे मामले को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश शासन के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे ट्वीट के जरिए से हो, चाहे बयानों के जरिए से हो, चाहे प्रदर्शन के जरिए से हो, तमाम तरीके से वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं क्यों नहीं रुक रही हैं। जाहिर है कि सरकार इसमें किस तरह के एक्शंस ले रही, क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें अतुल ये है कि डर जो है ना अपराधियों के मन में पुलिसिया प्रशासन से है और ना पुलिस के मन में सरकार का है। आप दोनों ही चीजें देखिए, क्योंकि यहां पर जो भी एक्शंस होते हैं, इसके पहले भी मैंने आपसे बताया था कि कई सारी घटनाएं ऐसी हुई, पुलिस अधिकारी सस्पेंड हुए, कुछ महीने बाद फिर उन्हें वहां पर किसी दूसरे जिले में तैनाती दे दी गई। यानी कुल मिलाकर के वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत ज्यादा अगर हो हल्ला हुआ भी तो बहुत ज्यादा होगा, हमें थोड़े दिनों के लिए सस्पेंड किया जाएगा और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं तो हमें तैनाती मिलनी है। तो कुल मिलाकर के ये जो डर है उनके मन में बिल्कुल नहीं, उन्हें लगता है कि भाई और यही कारण है इसमें पूरी सुस्तीपन का। अभी इस पे ये एक्शन हो कि ऐसी निशंक घटनाओं पे पुलिस कर्मियों को सस्पेंड नहीं, उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, बल्कि साथ साथ में उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। ये नियमावली अभी आ जाए तो मैं आपको शर्त लगाता हूं अतुल कि एक घटना नहीं, सभी घटनाओं में पुलिस एक्शन में रहेगी, सभी घटनाओं में पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी, क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहेगा कि यहां नौकरी ही नहीं जाएगी बल्कि हमें जेल भी जाना है। और यही वजह है कि अपराधियों के मन में पुलिस जो है वो खौफ नहीं पैदा कर पा रही, क्योंकि यहां पर तो शुरू से ही पूरे मामले को मैनेज करने में जुट जाती है। कहां से कितना निकल पाएगा, क्योंकि घटना जितनी बड़ी होती है मैनेजमेंट उतना बड़ा ही हो जाता है। कुछ जो बातें यहां पर मीडिया के नजरिए में आ जाती है, मीडिया के नजर में आ जाती है, वो चर्चा का विषय बन जाती है। और जिलों में तो बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं होती हैं जो शायद मीडिया तक पहुंच नहीं पाती, सिर्फ थानों तक पहुंच करके मैनेजमेंट के जरिए से सब कुछ शांत कर लिया जाता है। और यही कारण है कि ना अपराधियों के मन में पुलिस का डर है और ना पुलिस के मन में सरकार का डर है। और यही वजह है जिसकी वजह से घटनाएं ना रुक रही हैं, ना रुकने का नाम ले रही हैं। भले ही योगी सरकार लगातार इस बात का बयान देते रहे कि जीरो टॉलरेंस पे सरकार चल रही है, अपराध मुक्त पूरे उत्तर प्रदेश को बनाया गया है, बहुत जल्दी जो अपराधी बचे भी हैं वो भी भाग जाएंगे, लेकिन आप देखिए कि हर हफ्ते कोई ना कोई बड़ी घटना हो जाती है जिसकी चर्चा रहती है। और महिलाओं से जुड़ी हुई घटना तो हर दूसरे महीने बाद, वो भी नृशंस घटनाओं की बात कर रहा हूं, छोटी बड़ी या इस तरह के और घटनाओं की बात जाने दीजिए, जहां पर इतनी दरिंदगी के साथ किसी को मारा जाए, इतनी दरिंदगी दिखाई जाए, वैसी घटनाएं हर दूसरे तीसरे महीने उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही कहा आपने। और उत्तर प्रदेश नहीं, तमाम जगहों पर हो रही हैं, लेकिन इस प्रदेश की जिम्मेदारी जिस पर है, सवाल उससे होगा, सियासत करने वाले सवाल उससे करेंगे, सवाल उनसे करने के साथ साथ वो अपने आप को बताएंगे कि नहीं हम होते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा होता फिलहाल नहीं दिख रहा। उस पीड़िता पर क्या बीती, अब तो वो जो बीत गई वो बीत गई, क्योंकि वो दुनिया से चली गई, लेकिन अपने पीछे जो दर्द के इंतहा वो छोड़ गई, अपने परिवार के आंखों में, उनके जहन में, और हम सबके मन में भी सवालों के साथ उसका जवाब कब तक मिलेगा। सियासत आगे हम और देखेंगे, लेकिन ऐसी घटना ना देखें वो वक्त शायद आता नहीं दिख रहा। बहुत शुक्रिया विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके की नृशंस घटना की गई, एक लड़की के साथ, एक युवती के साथ ना सिर्फ गैंग रेप किया गया, बल्कि उसके साथ उसके बाद बर्बरता भी की गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ने से लेकर, अपनी बात ना रख पाए जुबान काटने से लेकर, और फिर उसमें पुलिस का वो लापरवाह लचर रवैया भी दिखाई दिया। सवाल सरकार पर है, जवाब अब तक ठोस नहीं मिल रहा। नमस्कार।